नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन VK2 कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी नीट काउंसलिंग 2025 ब्रोचर के बारे में। जो upneet.gov.in वेबसाइट पे जो नया ब्रोचर आया है उसी के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं, और वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में। ठीक है, आपको ऑथेंटिक तरीके से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। तो उसी को समझाने का प्रयास करूंगा। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छा तरीके से देखेंगे ताकि आप काउंसलिंग में गलती ना करें। तो जो भी दिक्कत आने वाली है काउंसलिंग में, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से बच्चे हैं या कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल होने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। नीट काउंसलिंग 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला कंडीशन ये है कि दोस्तों आप नीट 2025 का जो पेपर दिए थे उसमें अब क्या होना चाहिए, आपको क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है, आपको डोमिसाइल होना चाहिए। कहाँ का? यूपी का। ठीक है, डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का। और थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, कि आप लास्ट साल जो स्टे वैकेंसी में यदि आप क्या किए थे, एडमिशन लिए थे स्टे वैकेंसी, प्रीवियस ईयर में जो 2024 का नीट एग्जाम हुआ था उसमें क्या आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किए थे या नहीं किए थे? यदि आप किए थे, ठीक है, यदि आपने पार्टिसिपेट किया था किसमें, स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक, और पार्टिसिपेट करने के बाद आप एडमिशन भी ले लिए और उसको क्या कर दिए, लीव कर दिए, यानी कि छोड़ दिया, तो आप क्या कर पाएंगे, आप नीट 2025 का जो काउंसलिंग होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट किए थे, आपको कॉलेज में मिला, कॉलेज में आप एडमिशन भी लिए और उसके बाद से थोड़े दिन बाद आप छोड़ दिए उसको, तो आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। कहाँ पे? यूपी नीट 2025 में। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो बच्चा स्टे वैकेंसी राउंड में काउंसलिंग में भाग लिया था और उसको कॉलेज मिला था और कॉलेज छोड़ दिया मिलने के बाद भी, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ठीक, तो वो एलिजिबल हैं किसके लिए, यूपी नीट काउंसलिंग 2025 के लिए। वो आराम से क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको पता हो चुका है। क्या क्या है एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। नीट 2025 का जो आप एग्जाम दिए थे उसमें क्या होना चाहिए, आपको क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा, यूपी से डोमिसाइल होना चाहिए। और स्टे वैकेंसी राउंड में यदि आप पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, कहाँ पे, प्रीवियस ईयर में, ये तीन अगर आप फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया, तो आप आराम से यूपी नीट काउंसलिंग 2025 के काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन में भी बहुत धोखाधड़ी हो रहा है आजकल के डिजिटल इंडिया में। ठीक है, डिजिटल जमाना है, डिजिटल लोग होते जा रहे हैं और फर्जी भी, या कहिए कि फर्जीवाड़ा भी डिजिटल होता जा रहा है। ठीक है, तो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें भी आपके साथ फर्जीवाड़ा या कहिए कि स्कैम हो सकता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि upneet.gov. ठीक है, इन ये साइट याद रखना है। आपको केवल इसी साइट से क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। आपका जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा A to Z इसी साइट को याद रखना। ठीक है, इससे मिलते जुलते साइट जैसे यूपी नीट, ठीक है, .in ऐसे भी कर देंगे। स्कैमर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करके साइट बना लेंगे, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन फर्जीवाड़ा करा देंगे और पेमेंट आपसे करा लेंगे।
और जब आपका पेमेंट हो जाएगा फिर आपको पता चलेगा कि हमारा तो मैंने तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और अभी तक काउंसलिंग हमारा कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब चक्कर मत पड़ना। ये देखो, फर्जीवाड़ा के चक्कर मत पड़ो, थोड़ा मेहनत कर लो, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो, जो डाउट हो, जो इस पॉइंट में डाउट हो उसको लिख लो। अगर ये साइट आपको याद नहीं रह सकता तो आप इसको लिख लो। ठीक है, आप स्कैम से बचोगे। आपको इसी साइट से सब काम करना है। किस साइट से? upneet.gov.in से। ठीक है, आशा करते हैं कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करना है, तो इस साइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अगर फीस पेमेंट की बात करें दोस्तों तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। फी पेमेंट, ठीक है, कि फीस क्या लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है ना, रजिस्ट्रेशन फीस आपका कितना लगेगा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राउंड 1 से लेके राउंड 1 टू राउंड 3 आपको 2K यानी कि आपका 2000 रुपये लगने वाला है। ठीक, और वहीं स्टे वैकेंसी राउंड में आप जाएंगे, स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगे तो कितना लगने वाला है, उसमें भी स्टे वैकेंसी राउंड में भी आपको 2000 रुपया लगेगा। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। और एक बात ये ध्यान रखना कि जो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, इसका फीस नॉन रिफंडेबल होता है। नॉन रिफंडेबल यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिए, पैसा कट गया तो पैसा वापस नहीं आएगा। आशा करते हैं कि आपको क्लियर होगा ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब दूसरा, ये तो पहला हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। बी पॉइंट में हम जान लेते हैं दोस्तों, क्या जान लेंगे? सिक्योरिटी फी। सिक्योरिटी फीस। ठीक है, सिक्योरिटी फीस की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें 2 टाइप्स के सिक्योरिटी फीस लगते हैं। पहला, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, या कह लीजिए कि ये प्रोसेस करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिक्योरिटी फीस कितना है बताओ? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 30,000 है, 30K। ठीक है, 30,000। वहीं आप दोस्तों यदि प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, और ये ध्यान रखना कि ये जो 30,000 है ना, ये MBBS और BDS दोनों चीज के लिए है, यानी कि दोनों कोर्सेज के लिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो सिक्योरिटी फीस MBBS कॉलेज हो, मतलब MBBS हो या BDS हो, 30,000 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यही प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें, प्राइवेट, तो प्राइवेट में 2 टाइप्स के लगते हैं। पहला MBBS और दूसरा BDS। ठीक है दोस्तों, तो MBBS अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो उसका सिक्योरिटी फीस कितना लगता है या कितना लगेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 लाख रुपए लगेगा। और प्राइवेट से BDS करते हैं उसका सिक्योरिटी फीस 1 लाख। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन फीस क्या था? नॉन रिफंडेबल था, लेकिन सिक्योरिटी फी क्या है? रिफंडेबल है। सिक्योरिटी फीस रिफंडेबल है, लेकिन इसमें भी बहुत ही टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको ध्यान रखते हुए आप प्रोसेस करोगे तो आपको ये रिफंडेबल होगा या रिफंड होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक, तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट तक तो हो गया था, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे थे फी पेमेंट के बारे में। अब चौथा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। कहाँ पे? नेट काउंसलिंग में, यूपी के कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, तो इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। पहला डॉक्यूमेंट आपका क्या होगा? 10th का मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट, 10th का मार्कशीट हो गया। दूसरा 12th का मार्कशीट,
ठीक है, इतना क्लियर है। तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। चौथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 4 सर्टिफिकेट हो गया या 4 डॉक्यूमेंट्स हो गया। पांचवा में आप अपने पास रखेंगे नीट का रिजल्ट, ठीक है, नीट रिजल्ट, ठीक है, नीट रिजल्ट हो गया। और छठा में आप नीट का जो एडमिट कार्ड था उसको भी रखेंगे, ये भी लगता है, नीट एडमिट कार्ड, ठीक। ये हो गया इतना डॉक्यूमेंट। और लास्टली आप एक और डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, उसको भी डॉक्यूमेंट ही कंसीडर करेंगे, क्या है, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। तो टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप रेडी रखेंगे। यूपी नीट काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी या कह लीजिए कि मोस्ट मस्ट लगेगा, ये मस्ट है इतना, ठीक है। पांचवा दोस्तों वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन या कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन किसका, डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां से कराना है, तो दोस्तों जो ये नया ब्राउज़र आया है ना, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां से कराना है। जो आपका साइट आपको बताए थे ना, upneet.gov.in के साइट पे आप जाएंगे तो एक यूपी नीट काउंसलिंग 2025 का जो नया ब्राउज़र आया है उसमें पूरा डिटेल में नोडल ऑफिसेस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो उस नोडल ऑफिसेस में आप देखेंगे कि आप जहां रहते हैं उससे नजदीक कौन सा पड़ रहा है नोडल ऑफिस। उस नोडल ऑफिस को आप चॉइस करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे और उस नोडल ऑफिस पे या कह लीजिए कि वो नोडल ऑफिस जब चॉइस फिलिंग कर देंगे ना और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आप अपलोड करा देंगे तो क्या होगा, उस नोडल ऑफिस से आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक ऑनलाइन क्या हो जाएगा, वेरीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां से होगा, नोडल ऑफिस, नोडल ऑफिसेस, ठीक है। इस नोडल ऑफिस से आपको दौड़ धूप नहीं करना है, इस नोडल ऑफिस को केवल आप चूज करना है। आप चूज कर लेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और जो लिस्ट दिया है ना नोडल ऑफिसेस का जो आपके घर के नजदीक होगा उसको आप चॉइस कर लीजिए या कर लीजिए कि चूज कर लीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए। तब उसके बाद से क्या होगा, और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना और ये जिस जहां का आप चूज कर रखोगे वो नोडल ऑफिस के द्वारा आपको क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो भी है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये 5 पॉइंट हो गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये 5 पॉइंट हो गए। अब छठा जान लेते हैं दोस्तों, काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होने वाला है। तो दोस्तों काउंसलिंग प्रोसेस में पहले क्या होता था, एक बात ये ध्यान जरूर रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग प्रोसेस में हम पहले काउंसलिंग करा लेते थे और चॉइस वगैरह होता था वैसे छोड़ देते थे, लॉक नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जरूर करना, नहीं तो आपका जो है कि ये काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, आपका काउंसलिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाएगा, ठीक है। तो जो चॉइस फिलिंग होता है ना दोस्तों, या कह लीजिए कि चॉइस लॉक करने की प्रोसेस होता है, उसको लॉक जरूर करना है। पहले आप छोड़ भी देते थे बच्चे, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। तो मस्ट चॉइस लॉक, ठीक है, मस्ट चॉइस लॉक, जो भी आप चॉइस किए हैं उसको लॉक करना है, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस में जो भी आप चॉइस किए हैं उसको लॉक करना है। और दोस्तों काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में आपको पता ही होगा, राउंड 1 से लेके मैनी प्रोसेस, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एक्सेट्रा, ठीक है, लास्टली स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। ये सब प्रोसेस तो आपको पता ही होगा। बाकी जो नया ब्राउज़र आया है उस पर आप जाके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। सेम प्रीवियस ईयर वाला ही है, 2024 वाला, ठीक है, रूल रेगुलेशन। 7वां का दोस्तों अगर बात करें दोस्तों तो कन्वर्जेशन एल्गोरिदम, इसमें कुछ नया आया हुआ है इस साल, कन्वर्जेशन एल्गोरिदम,
एल्गोरिदम कह लीजिए या रूल कह लीजिए, ठीक है। ये चीज इस साल नया हमको लग रहा है कि आया हुआ है। ये क्या है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल वाला कोई बंदा सीट खाली रह जाता है कोई, ठीक है, तो उस सीट को वैसे खाली नहीं रखा जाएगा, उस सीट को ओबीसी वाला बंदा क्या कर लेगा, भरेगा। अगर ओबीसी का कोई सीट खाली रहता है तो उसे कौन भरेगा, मान लो कि जनरल वाला कोई सीट खाली रह गया तो उसको ओबीसी वाला का फायदा हो जाएगा, यानी कि ओबीसी वाले इसको ले लेंगे। ओबीसी वाला का कोई सीट खाली हो गया तो ये ले लेगा एससी वाला, एससी वाला का कोई सीट खाली होगा तो वो लेगा एसटी वाला, ठीक है। ऐसे आपका सीट एक दूसरे में क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। इसी को क्या नाम दिया गया है, कन्वर्जेशन एल्गोरिदम या रोल, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये भी आपको पता चल चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आप चाहे ब्राउज़र पढ़ने जाएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा और पॉइंट बचा हुआ है जिसको आप जान लेंगे और आपका कंफ्यूजन दूर रहेगा। दोस्तों 8वां, ये तो मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। मस्ट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या याद रखना है, मस्ट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वगैरह में हमने क्या कराया था, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। उसी रजिस्ट्रेशन के बेस पे हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भूल आपका जो है ये सही में भूल ही है, ये रियल नहीं है दोस्तों। रियलिटी ये है कि आप जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वगैरह में जो भी रजिस्ट्रेशन कराए थे वो एक सेपरेट पोर्शन हो गया किसका, रजिस्ट्रेशन का। अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। उसके लिए अलग से पैसा भी लगेगा और अलग से यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कराना मस्ट है, ठीक है। 8वां पॉइंट ये है। 9वां पॉइंट की अगर दोस्तों बात करें सीट के बारे में, ठीक है। टोटल सीट्स एमबीबीएस वो भी क्या, गवर्नमेंट। टोटल एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट इस साल कितना है, ठीक है। और टोटल सीट्स एमबीबीएस टोटल, चलो इसको छोड़ दो, टोटल अभी सीट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सीट की बात है, एक में करेंगे खोज पहुंच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस साल दोस्तों एमबीबीएस का टोटल सीट कितना है पता है आपको, इस ब्राउज़र में मेंशन हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोटल एमबीबीएस का सीट इस साल है गवर्नमेंट जो है कि 4443 यानी कि 4443 सीट्स किसका, एमबीबीएस का, एमबीबीएस, ठीक है। और टोटल कॉलेजेस, टोटल कॉलेज गवर्नमेंट टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है 44, यानी कि कह लीजिए कि सेम प्रीवियस ईयर जैसा, यानी कि 2024 में भी 44 कॉलेज थे और 2025 में भी 44 कॉलेज ही रहेंगे। सीट आप पता ही कर चुके, यानी कि आपको पता ही चल चुका 4443 सीट्स, ठीक है। ये हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है। अगर प्राइवेट की अगर बात करें दोस्तों 10वां नंबर पे चलो जान लेते हैं टोटल एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज हो गया और ये सीट्स हो गए, ठीक है। तो टोटल एमबीबीएस का कॉलेज कितना है प्राइवेट में 2025 के लिए इस ब्राउज़र में मेंशन हुआ है, जो नया ब्राउज़र आया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 36 यानी कि 36 कॉलेजेस हैं प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज का, ठीक है। और सीट्स कितना है 6600 यानी कि 6600, ठीक है। 10वां पॉइंट पे ऐसा करते हैं कि ये भी आपको पता चल चुका होगा। और दोस्तों सब कुछ तो क्लियर हो चुका, ठीक है। लेकिन लास्टली दिमाग में ये भी आना चाहिए आपके
कि इतना तो चलो प्रोसेस हमको फॉलो करना है, ये सब तो जो नया रूल रेगुलेशन है या कहिए कि जो नया प्रोसीजर में मेंशन हुआ है, ये चीजें हमने आसान भाषा में आपको समझा दिया। अब मेन चीज आता है कि दोस्तों कौन से बच्चे क्वालिफाई हैं, कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों पहले पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक काउंसलिंग नहीं होता है एक मोटा मोटी अंदाजा होना चाहिए ना कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा इस साल कि नहीं हो पाएगा, हमारा ड्रीम कॉलेजेस मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। उसी के बारे में थोड़ा सा अगर आइडिया लगाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जानना पड़ेगा, जाहिर सी बात है 2-3 साल प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जानो, उसके बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हो। हवा में तीर तो मारना नहीं है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, तो आपको कट ऑफ जानना है। 2-3 साल का नहीं, लेकिन हम 2024 का कट ऑफ जान लेते हैं, ठीक है। कट ऑफ उससे हमको आइडिया लगेगा, कट ऑफ 2024, ठीक है, किसका, एमबीबीएस का, कि कितने रैंक पे किस कैटेगरी वाले बच्चों को एमबीबीएस मिला था, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम रैंक मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पे कैटेगरी मेंशन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। रैंक और कैटेगरी मेंशन कर लेते हैं, ये हो गया आपका रैंक या ये हो गया कैटेगरी, ठीक। अब देखो ये मिटा दो। देखो दोस्तों अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी से, तो जनरल कैटेगरी वालों को कितने रैंक तक आप एमबीबीएस मिला था 2024 में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 28 8 10, ठीक है, 8 10 यानी कि 28,810 रैंक पे यूआर यानी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को एमबीबीएस मिला था, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। अब जान लेते हैं दोस्तों ओबीसी वाले बच्चों को कितने रैंक पे मिला था। तो दोस्तों 2999 पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। कितने रैंक पे ओबीसी कैटेगरी वालों को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज अलॉट हुआ था। अगर यही दोस्तों ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले बच्चों के लिए कितने नंबर पे मिला था एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 29,364, कितने पे, 29,364 रैंक पे क्या मिला था गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज 2024 में, ठीक है। और वहीं एससी कैटेगरी की अगर बात करें दोस्तों, शेड्यूल कास्ट की, ठीक है, ये कितने रैंक पे मिला था पता है, 84,249 84,249 रैंक पे एससी कैटेगरी वाले बच्चों को मिला था। और लास्टली एसटी कैटेगरी वालों को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कितने में मिला था, आप खुद बताओ। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी की अगर बात करें दोस्तों तो 60 71 31 इतने रैंक पर मिला था किस कैटेगरी वाले बच्चों को, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को, क्या, एमबीबीएस 2024 में, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो नया पोस्टर आया है उसको मैं तोड़ के आपको अच्छे से या कह लीजिए कि सरल भाषा में समझा दिया और A to Z आपको समझ में आ चुका होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो वीडियो। आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, विश्वास रखो। और upneet.gov.in का जो साइट है या गूगल के थ्रू या क्रोम के थ्रू आप खोल के उस पर जो नया ब्रोशर आया है उसको आप एक बार रीड कर लो। मैं तो यही कहूँगा, बाकी उस चीज का पूरा निचोड़ या कहिए कि क्रश इस वीडियो में आपको मैं समझा दिया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट लिखें। थैंक यू।